चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने सेकंड पार्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो उसमें दो तीन एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकले। टू फाइंड द numerical value of a physical quantity in different system। यानी कि एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मालूम है दूसरे सिस्टम में, तो हमारे पास में इसमें फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। ये फॉर्मूला है N1 U1, ये हमेशा बैलेंस होता है, दैट इज इक्वल टू N2 U2। मान लेते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू आ रही है N, यहाँ पर ये दिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो सकता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, इसको हमने N1 से रिप्रेजेंट किया, और जो N2 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। U1 जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या चल रहा है, दिस इज डायमेंशन, यूनिट या डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, और जो U2 चल रहा है वो हमारा सेकंड सिस्टम है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। तो आपको यहां पर ये फर्स्ट सिस्टम हो गया और ये वाला चल रहा है सेकंड सिस्टम। ठीक है, एक एग्जांपल भी लेकर के हमने आपको बताया था शुरुआत में कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट सिस्टम में अगर हम कहते हैं कि 1 मीटर दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब फर्स्ट सिस्टम में मीटर में अगर लेंथ मेजर हुई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बैलेंस हुई है, 1 और मीटर में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली यूनिट भी चेंज हो गई। तो सपोज हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है कि जो फर्स्ट सिस्टम है, मान लेते हैं कि फर्स्ट सिस्टम में किसी कंट्री में वहां पर डायमेंशन कैसे यूज हो रही है। तो जो मास है, मास को हम लोग केजी में मेजर कर रहे हैं, और दूसरी कोई कंट्री है सपोज वो कहती है नहीं भाई हम तो अपना अलग सिस्टम फॉलो करते हैं, तो सेकंड सिस्टम में उसने क्या किया हुआ है कि जो मास है वो कहता है कि हम तो ग्राम में मेजर करेंगे हमेशा। लेंथ, पहली कंट्री कहती है कि हम क्या करते हैं लेंथ को मीटर में यूज करेंगे, और दूसरी कंट्री कहती है कि हम लेंथ को किलोमीटर में यूज करेंगे, कोई भी लेंथ होगी हमेशा किलोमीटर में मेजर करेंगे। तीसरा टाइम, टाइम को ये कह रहा है कि हम सेकंड में मेजर करेंगे, और ये दूसरी कंट्री कहते हैं कि टाइम को हम लोग यहाँ पे मिनट में मेजर करेंगे। ओके, तो अब ये इसमें हम लोग अभी केवल 3 ही लेकर के चल रहे हैं। वैसे तो फंडामेंटल जो डायमेंशंस होती हैं वो 7 टाइप की है, आपको पहले लिया था थ्योरी क्लास में। तो हम लोग अब यहाँ पे आपके पास में 2 सिस्टम हो गए। अब सपोज हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी ले लें, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमने ली सपोज प्रेशर, तो प्रेशर जो है इसको P से डिनोट कर रहे हैं। तो ये कहा गया है कि पहली कंट्री जो फर्स्ट सिस्टम फॉलो कर रही है उस जगह पर प्रेशर की वैल्यू जो चल रही है वो चल रही है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन एसआई सिस्टम में होता है, हमने यहाँ पे केजी मीटर सेकंड ऑलरेडी लिया हुआ है, जो वो भी एसआई सिस्टम में। तो प्रेशर पहली कंट्री में मेजर हो रहा है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसी प्रेशर की वैल्यू पी डैश निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी सेकंड सिस्टम में। सेकंड सिस्टम मतलब सेकंड कंट्री में वो इसको कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू से बैलेंस होगा। तो न्यूटन को या आप ये समझें
कि हमारे पास में जो प्रेशर है, प्रेशर की पहले हम लोग डायमेंशन देखें। तो प्रेशर की डायमेंशन आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से इसकी डायमेंशन mlt 2 to the पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया हो गया एल स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर की जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है ml-1 t-2। तो ये हमारे पास में डायमेंशन आ गई। तो इसका मतलब ये आपसे कहा जाए कि प्रेशर की जो फर्स्ट सिस्टम में यहाँ पे डायमेंशन है, यानी कि हम लोग इसको अगर U1 की वैल्यू लें तो आप इसको क्या लिखेंगे, सफिक्स को m1 l1 टू द पावर -1 t1 टू द पावर -2। और सेकंड कंट्री में वो क्या कहेगा इसकी डायमेंशन को, सपोज। तो वो कहेगा कि भाई हमारे यहाँ m2 l2 टू द पावर -1 t2 टू द पावर -2 ये हो गया। पहली कंट्री में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है प्रेशर की वो ऑलरेडी गिवन है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 10। अब यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जरूरत नहीं है। दूसरी कंट्री में हमको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेशर की निकालनी है कि ये मेजर इस फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करने पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अपने फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला आपको जो बताया है, तो फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पे चल रहा है N1 U1 दिस इज इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ से आपके पास में N2 की वैल्यू क्या आ गई, आप कहेंगे N1 ब्रैकेट में U1 होल डिवाइडेड बाई दूसरे ब्रैकेट में U2। अब हम लोग यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएं। N1 पहले में यहाँ पे M1 L1 टू द पावर -1 T1 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई दूसरे सिस्टम में यूनिट या डायमेंशन M2 L2 टू द पावर -1 T2 टू द पावर -2। ओके, तो ये मिला N1। हम M को इकट्ठा कर ले रहे हैं मास को। तो यहाँ पे मिला M1 अपॉन M2 इसकी पावर +1 है इंटू L1 अपॉन L2 इसकी पावर -1 चल रही है इंटू T1 अपॉन T2 इसकी पावर -2 चल रही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको कैसे यूज करेंगे इसको देखिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, कितनी थी फर्स्ट सिस्टम में 10। अब M1 यानी कि मास को पहली कंट्री जो मेजर कर रही है वो मास को किस में मेजर कर रही है, केजी में। तो हमने यहाँ पे इसको 1 kg लिखा है। ओके, सेकंड कंट्री मास को किस में मेजर कर रही थी, वो कर रही थी ग्राम में। तो हमने इसको यहाँ पे 1 ग्राम लिख लिया, ये होगी पावर 1। ठीक है, ग्राम किलोमीटर और मिनट। दूसरे लेंथ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहली कंट्री में जो मेजर किया था वो किया था मीटर में, और दूसरी कंट्री कह रही थी कि हम इसको किलोमीटर में मेजर करेंगे। तो आपको सब जगह पे 1 ही लेना है। पहले जिस सिस्टम में यूनिट मेजर की गई है उसको हमेशा 1 लेकर के आगे बढ़ना है। पावर जैसे लिखी हुई है -1 लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास में टाइम, पहली कंट्री कह रही है कि हम इसको टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, दूसरी कंट्री कह रही है कि हम इसको मिनट में मेजर करेंगे, पावर -2। ओके, अब जो पावर यहाँ पे नेगेटिव में है हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं ब्रैकेट को। तो ये आ गया 10। अब यहाँ पे आप केजी को चाहो तो ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहो तो ग्राम को केजी में। तो सबको मालूम है कि 1 kg का मतलब होता है 10 to the power 3 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। नीचे यहाँ पे ग्राम आ गया। ओके, दूसरे ब्रैकेट में पावर -1 है तो हम इस ब्रैकेट को इन्वर्ट कर लेते हैं, तो किलोमीटर ऊपर आ जाएगा, और 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10 to the power 3 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। अब पावर हमारी किस में चली गई है, +1 हो गई है, इंटू यहाँ पे पावर -2 है तो इन्वर्ट करेंगे तो ये होल स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 मिनट को आप सबको मालूम है सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 60 सेकंड डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, और पावर माइनस का क्या हो गया, +2। अब इसके बाद में हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो N2 आ रहा है वो आ गया आपके पास में 10। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे हम ग्राम यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 10⁻³ ग्राम में 1 ग्राम से डिवाइड करेंगे, ग्राम कट जाएगा, तो ये आ गया 10⁻3। दूसरे में भी पावर 1 चल रही है तो यहाँ पे मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10⁻3। ओके,
यहाँ पे 60 सेकंड अपॉन 1 सेकंड तो 60 बचा, और चूंकि स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। तो फाइनली हमारे पास में जो निकल करके आया, हम लोग यहाँ से 36 को ऐसे लिख देते हैं इंटू 10 टू द पावर, काउंट कर लीजिए, एक पावर 1, 3, 3, 3, 6 और 7 और 9, तो ये हो गया 9। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई। अब आप कहेंगे इसके आगे क्या लिखे, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आगे लिखने के लिए पहले इसको साइंटिफिक तरीके से इसको कन्वर्ट करें, तो ये हो गया डेसिमल। अब देखिए इसका एक तरीका आपको बताते हैं कि जो पावर होती है या जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा बैलेंस करता है। हमने क्या किया, 36 को 10 टाइम्स कम कर दिया 3.6, तो इसको अगर कम करेंगे तो आपको इसकी पावर को बढ़ा करके बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 10। ओके, तो ये आ गया N2। तो N2 अब आपको अगर यूनिट में कन्वर्ट करना है कि सेकंड कंट्री में जो प्रेशर होगा P डैश उसको मेजर करना है, तो आप कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 10। अब यहाँ पे जो यूनिट थी आप याद करिए, हमने इसके डायमेंशन ml-1 t-2 लिखा था। तो m का मतलब क्या है, मास। तो हम लोगों को यहाँ पे किस में मेजर किया है, ग्राम। L की पावर -1 है तो इसका मतलब नीचे लेंथ गई होगी, तो हम लोग लेंथ किसमें मेजर की है, किलोमीटर में। और टाइम की पावर -2 है तो ये भी नीचे गया होगा, इसको किसमें मेजर किया हमने, मिनट स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई 3.6 इंटू 10 पावर 10 ग्राम पर किलोमीटर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया। तो इस पहले एप्लीकेशन का जो बेस था वो केवल फॉर्मूला था N1U1 = N2U2। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब दूसरे एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं। इसका एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से आप समझ करके फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको सभी टाइप के प्रॉब्लम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है हमारी टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन्स। अननोन्स का मतलब ये हो गया कि किसी इक्वेशन में आपको अगर किसी की डायमेंशन नहीं मालूम है तो हम लोग उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में एक लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, हम आपसे कहते हैं कि आपके पास में 2 मीटर लेंथ का कोई क्लॉथ आप मार्केट से लेके आए और साथ ही साथ आप 3 kg मैंगो लेके आए। अब आपसे कहते हैं कि टोटल कितना लेके आए, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि 3 और 2 को आपने ऐड कर दिया और कह दिया कि 5 मीटर मैंगो लाए हैं। ठीक है, या आप कहते हैं कि 5 kg क्लॉथ लेके आए हैं। ऐसा कहते हैं कभी भी, कभी नहीं कहते हैं। तो यही है मीनिंग, आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब कि जो ये लेंथ है 2 मीटर लेंथ का जो क्लॉथ लेके आए हैं वो कभी भी इस मैंगो के मास में ऐड नहीं हो सकती है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशन या यूनिट एक ही चीज होती है, बस तरीका लिखने का अलग होता है। तो डायमेंशनल टर्म्स सेम डायमेंशनल टर्म्स टर्म्स और फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी कह सकते हैं, सेम डायमेंशनल टर्म्स कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब मीटर को लेंथ में ऐड करेंगे, केजी को केजी में ऐड करेंगे, फोर्स अगर कहीं पे चल रहा है न्यूटन में तो न्यूटन में को फोर्स में ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि फोर्स को आपने 2 किलोग्राम में ऐड कर लिया। ओके, तो ये मीनिंग क्लियर हो गई आपको। तो इसी का यूज हमको यहाँ पे टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन्स करना है। तो एक एग्जांपल से समझाते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन में भी, स्कूल में। एक एग्जांपल, लेट एफ जो है वो फोर्स है। फोर्स एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई डी प्लस टी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको वो कर लेते हैं, इसको यहाँ पे स्मॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं।
हम लोगों ने सारे टर्म स्मॉल लिखे, ABCD ये आ गए। तो अब यहाँ पे क्या क्या मालूम है, ये तो बता ही दिया कि फोर्स F है, जो A है, B है, C है, D ये अननोन्स है, अननोन्स, और हमको इन्हीं की डायमेंशन निकालनी है टू फाइंड डायमेंशन। और x जो है वो जनरली ये कहा जाता है कि x जब तक नहीं दिया जाता तो हमेशा लेंथ या डिस्टेंस होती है, लेंथ है, और t जनरल नोटेशन हमेशा फिजिक्स में टाइम के लिए ही होता है। तो आपको ABCD इस इक्वेशन में यहाँ पे दिए गए हैं और आपको यहाँ पे इनकी डायमेंशन निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद करिए। तो इसका मतलब ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से कि ये जो आपके पास में फोर्स है, तो फोर्स कैसे आया होगा, पहले टर्म में इस A को ऐड किया गया है BT में, एक टर्म A दूसरा BT, और तीसरा टर्म आपके पास में यहाँ पे चल रहा है CX अपॉन D प्लस टी स्क्वायर, ये सिंगल टर्म है। तो इसका मतलब ये तीन टर्म ऐड होकर के क्या दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो A होगा वो फोर्स ही होगा, फोर्स को फोर्स में ऐड करेंगे, फोर्स को फोर्स में ऐड करेंगे, तो इसका मतलब तभी हमको फोर्स मिल रही होगी उसकी यूनिट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि सेम डायमेंशनल टर्म भी ऐड किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन ऑफ फोर्स जो LHS में लिखा है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ A, और यही किसके बराबर होगा, वो होगा डायमेंशन ऑफ BT, और वही किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ किसके बराबर, केवल CX नहीं, CX डिवाइडेड बाई D प्लस टी स्क्वायर, पूरे टर्म की डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी क्योंकि पूरा टर्म ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन आपको मालूम होगी, MLT टू द पावर -2। ओके, तो यहां से हमारा पहला टर्म क्या मिला, डायमेंशन ऑफ A। देखिए डायमेंशन ऑफ A तो डायरेक्ट मिल गई इस स्टेप पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तो ये हमारे पास में पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा, इसी इक्वेशन को डायमेंशन ऑफ F को इक्वेट करें, MLT टू द पावर -2, इसको हम लोग इक्वेट करें किससे, दूसरे टर्म से, डायमेंशन ऑफ BT, डायमेंशन ऑफ BT। अब B अननोन है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ BT क्या हो गए, B की डायमेंशन यहाँ पे लिखे करने देते हैं, मल्टीप्लाई बाई T की डायमेंशन, T की डायमेंशन T होती है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ B दिस इज इक्वल टू MLT टू द पावर -2, और जो ये T है ये वाला ब्रैकेट ये मल्टीपल है B के साथ, ये जब लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, आपको मालूम होगा कि जब कभी भी हमारा ये AX इक्वल टू अगर BY है तो B जब इधर जाता है तो डिवीजन में जाता है, क्यों, क्योंकि A और X का मल्टीप्लीकेशन है, B और Y का मल्टीप्लीकेशन है। तो आपके पास में ये हो जाता है AX अपॉन Y दिस इज इक्वल टू B, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, जस्ट समझाए। तो ये आपके पास में यहाँ पे T गया तो ये डिवाइड हो गया। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से आपके पास में डायमेंशन ऑफ जो B निकली वो कितनी आ गई, M वैसे लिखा हुआ है, L वैसे लिखा हुआ है, और T में यहाँ पे -2 में ये T एक पावर और ऊपर गई तो ये हो गया -3। तो ये निकल के आ गया डायमेंशन ऑफ B। अब हमारा तीसरा टर्म C और D की डायमेंशन निकालना, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स को फिर से इक्वेट करें हम लोग, किससे इक्वेट करेंगे, डायमेंशन ऑफ, ये टर्म क्या था एक बार देख लेते, CX अपॉन D प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपके पास में जो चल रहा है दिस इज डायमेंशन ऑफ CX अपॉन D प्लस टी स्क्वायर। अब इस पूरे फॉर्मूले के साथ की जो डायमेंशन होगी वो फोर्स के बराबर आनी बनी, लेकिन आपके पास में, आप इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, एक यहाँ पे आपको रूल बताते हैं फिजिक्स के लिए, कि अगर कभी भी आपको कोई फिजिक्स में सॉल्व कर रहे हैं तो जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, ये पूरी फिजिक्स के लिए है, नंबर ऑफ अननोन्स अगर ये नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर हैं, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो इसका मतलब आप मैथमेटिक्स से उस अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास में यहाँ पे देखिए, एक C अननोन है जिसकी डायमेंशन नहीं मालूम है, एक D अननोन है जिसकी डायमेंशन नहीं मालूम है, लेकिन आपके पास इक्वेशन केवल एक ही है, डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस ब्रैकेट।
इसका मतलब हम लोग केवल इतने से सी और डी की डायमेंशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं इस रूल का। सपोज हम आपसे कहते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे x की वैल्यू तो 1 हो सकती है, तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब कितने आंसर हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। अगर आप डेसिमल में 1.1 लेंगे तो y की वैल्यू 8.9 हो जाएगी, एंड सो ऑन। क्यों 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 आंसर क्यों नहीं एक यूनिक आंसर निकल के आ पा रहा है? क्यों? क्योंकि आपके पास में इक्वेशन एक है x प्लस वाई, और आपके पास वेरिएबल दो हो चुके हैं अननोन। तो अब हम आपसे अगर कहें कि आपके पास में दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा चल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दो इक्वेशन दो अननोन, तो अब आप यहाँ पे इसका एक यूनिक आंसर निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा प्लीज में याद रखेंगे आप। ओके, तो हम लोग वापस अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में डायमेंशन ऑफ f दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ cx अपॉन d प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर जो टर्म बना हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि d को t स्क्वायर के साथ ऐड किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि d की डायमेंशन तभी ऐड हो सकता है, d को t स्क्वायर में ऐड हो सकता है, इसका मतलब d की डायमेंशन t स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने यूज किया। तो अब आपको यहाँ से कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ जो d है वो किसके बराबर होगी? वो डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के बराबर होगी। तो और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, तो टी तो ऑलरेडी टाइम है, तो यहां से आपके पास में डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या निकल के आया? डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर का मतलब ये हो गया टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमको मिल गया डायमेंशन ऑफ डी। तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया, डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आते हैं वापस हम लोग इस इक्वेशन पे, जो हमारा सी बचा हुआ है। तो सी के लिए डायमेंशन ऑफ एफ कितना बताया था आपको? एम एल टी टू द पावर माइनस 2। ओके, और यहां से आपके पास में डायमेंशन ऑफ इस पूरे ब्रैकेट की क्या आ गई? तो आप कहेंगे सी, एक्स की डायमेंशन चल रही है एल, और डिनोमिनेटर में चाहे डी की डायमेंशन लिखो चाहे टी स्क्वायर की लिखो, दोनों एड होकर सेम डायमेंशन दे रही है। और कितनी दे रही है? वो टी स्क्वायर दे रही है। तो यहां से आपके पास में क्या निकल के आ गया? हम लोग क्रॉस मल्टीपल करें इसका, तो डायमेंशन ऑफ सी जो ये निकल के आई, तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी टू द पावर माइनस 2। इसमें हमने क्रॉस मल्टीपल करके टी स्क्वायर ये ऊपर चला गया न्यूमिनेटर में, और यहाँ पे जो ये एल लिखा हुआ है ये लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, एल टू द पावर माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ सी जो निकल के आया एम एल टू, तो माइनस 1 ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया एम एल टू, और ये टी की पावर माइनस 2 टी की पावर प्लस 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली मिला हमको एम एल टू। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ सी। तो ये हमारे पास में ए बी सी डी चारों क्वांटिटी की हम लोगों ने डायमेंशन निकाल ली। होपफुली आपको ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग से अगले अपने तीसरे एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं, नंबर 3। To verify the correctness of an equation। अब कोई भी फिजिक्स में कोई इक्वेशन के फॉर्म में कोई फॉर्मूला है, इक्वेशन और फॉर्मूला, उस वो करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज हो जाता है। सपोज हम लोगों के पास एक एग्जांपल है, आपसे कह दी जाए कि एक फोर्स है किसी पार्टिकल के, उसकी वैल्यू दी गई है एम वी अपॉन आर। ओके, कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे एम मास का v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमने में लगा हुआ है, ये r रेडियस है, तो उसका फॉर्मूला एम वी अपॉन आर दिया गया है। आपको बताना क्या है कि चेक करिए कि ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। चेक दैट दिस फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो आप बता सकते हैं, कई बार पूछा जाता है कि रॉन्ग है तो क्या गलती है इसमें। ओके, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो दिया गया वो इक्वलिटी साइन से बैलेंस किया गया है, तो हम यहाँ पे कहेंगे चेक करने के लिए कि डायमेंशन ऑफ जो फोर्स है
इसकी डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? RHS के टर्म्स के, डायमेंशन ऑफ mv अपॉन r के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने यूज की है mlt टू द पावर -2, ये LHS में हो गया। अब यहाँ पे मास की डायमेंशन m, ऊपर स्पीड या वेलोसिटी दी गई है जिसकी डायमेंशन होती है l t टू द पावर -1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे r दिया गया है, हाँ रेडियस है जो कि डिस्टेंस होती है जिसकी डायमेंशन l हो गई। तो ये हमारे पास में RHS, LHS में तो एक टर्म सिंगल टर्म है, RHS वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आ गया m, l से l कट गया होगा, सिंगल पावर है तो ये आ गया m t टू द पावर -1। तो आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशन है mlt टू द पावर -2 वो LHS और RHS में बैलेंस नहीं हुई है। इसका मतलब कि फॉर्मूला जो लिखा गया था वो फॉर्मूला रॉन्ग है। ओके, तो ये आपके पास में एक तरीका हो गया चेक करने का कि कोई भी फॉर्मूला गिवन फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग। तो ये आपका कुछ हद तक सेकंड एप्लीकेशन से ही मैच करता है। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ एप्लीकेशन पे। फोर्थ एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं क्योंकि दोनों पार्ट कुछ हद तक उसकी मीनिंग सेम है, मेथड सॉल्व करने का भी सेम है। तो पहले पार्ट में हम लोग को यहाँ पे निकालना है टू derive the formula of a फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये हो गया कि सपोज आप एक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट है तो आपको इतना मालूम है कि आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं, फोर्स मेजर कर रहे हैं, फोर्स आपका कई क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। तो उस केस में आपको फॉर्मूला निकालना है कि भाई वो फॉर्मूला सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर उस फॉर्मूले को निकालने की कोशिश करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एक एग्जांपल। एक एग्जांपल में हम लोग लेते हैं लेट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इसको हम लोग टी से डिनोट करें। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। ये एक्सपेरिमेंट करते समय आपने देखा कि डिपेंड्स ऑन, ये पेंडुलम हो गया ऐसे ऐसे से ये सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड जो है वो m मास के, इसको बॉब बोलते हैं हम लोग। तो बॉब के मास पे m पे डिपेंडेंट है। डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस पे डिपेंडेंट है। तीसरा डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, g पे डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन टर्म पे डिपेंडेंट है। आपको ऐसा लगता है कि मास बढ़ाने पे टाइम पीरियड कम ज्यादा हो रहा है, लेंथ बढ़ाने पे कम ज्यादा टाइम पीरियड हो रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है कि भाई t जो है वो m के किस पावर पे डिपेंडेंट है, l के किस पावर पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम करते हैं, आप साइंटिस्ट है उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे एज्यूम कि टाइम पीरियड जो है t वो मास टू द पावर a पर डिपेंडेंट है। अब a की वैल्यू अननोन है, वो पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर और स्क्वायर रूट कुछ भी हो सकती है, पावर 1/2 हो सकती है, -1/2 कोई भी पावर हो सकती है। तो टाइम पीरियड मास के इसकी पावर a पर डिपेंडेंट है। लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है उसकी पावर b पे डिपेंडेंट है। और तीसरा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी आप यानी कि पहाड़ पे चले जा रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट करने, तो वहां पे अलग टाइम पीरियड आता है। आप प्लेन एरिया में आते हैं तो वहां टाइम पीरियड अलग आता है, इसका ग्रेविटी पर भी डिपेंडेंट है। तो हमने मान लिया कि ये c पावर डिपेंडेंट। तो तीनों प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इकट्ठा करेंगे तो आप कहेंगे m टू द पावर a पे डिपेंडेंट है इंटू l टू द पावर b पे डिपेंडेंट है इंटू g टू द पावर c पे डिपेंडेंट है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप जानते होंगे, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करके एक k में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ गया k m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। अब आपके पास में एक टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब आपके पास में जहां पे k क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपको मालूम होगा इसकी वैल्यू कैसे मिलती है, इसकी वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंट करने से मिलती है। तो हम लोग स्कूल के एग्जाम में के की वैल्यू अगर याद होती है तो लिख देते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं स्कूल में। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो इस केस में अब देखिए, अभी अभी हम लोगों ने जो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ा था कि इसमें फॉर्मूला करेक्ट तभी होता है जब दोनों साइड की डायमेंशन सेम होती है। तो इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, तो इफ दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, इफ फॉर्मूला इज करेक्ट, तो डायमेंशन ऑफ जो LHS टर्म है वो डायमेंशन ऑफ RHS के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लिखना शुरू करें। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन पहले एक एक करके सारी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो टाइम पीरियड किस में मेजर करेंगे, आप खुद बताइए। ये तो टाइम होता है, दैट मीन्स डायमेंशन t, ब्रैकेट में t की सिंगल पावर। दूसरा मास स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, तो मास की डायमेंशन m। तीसरा लेंथ हम लोगों ने ली हुई है, इसकी डायमेंशन n। चौथा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लिया हुआ है, जिसकी डायमेंशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब L(t⁻²)। कई बार आपको डायमेंशन नहीं याद आती है, अगर आपको इसको यूनिट मालूम है तो आप वहां से भी डायमेंशन लिख सकते हैं। ओके, अब इन सबको उठा करके हम लोग अपने ऊपर की गिवन इक्वेशन में लिखते हैं। तो LHS जो आया, LHS की डायमेंशन क्या आई, तो आपने कहा t। के हम लोगों का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये आपका डायमेंशन लेस टर्म होता है, डायमेंशन लेस टर्म है, तो इसकी डायमेंशन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बच्चा m⁻a। तो m⁻a ब्रैकेट के बाहर a लगाया, इनटू लेंथ, लेंथ की डायमेंशन हमने l लिखी हुई है, इसकी पावर b लिखी थी फॉर्मूले में, g L(t⁻²), तो इसकी पावर c। अब हम यहाँ पे सारे टर्म इकट्ठे करने जा रहे हैं, तो पावर ब्रैकेट की जो बाहर होती है वो अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो m⁻a, यहां से हमको क्या मिला, L⁻b, यहां से हमारे पास में क्या आया, इंटू एक L की पावर c आया, इंटू t⁻²c। ठीक है, c यहाँ पे 2 के साथ मल्टीपल होता है। यहाँ पे L की पावर कितनी थी, असली में 1 थी, तो 1 में c का मल्टीपल हुआ तो c। यहाँ पे L की पावर 1 थी, तो 1 में b का मल्टीपल हुआ c। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁻ अगर m है, इसकी होल पावर अगर आप n लगाएंगे तो आपके पास में रिजल्ट जो आएगा x⁻m × n आएगा, मल्टीपल हो जाता है। तो हमने इसको इकट्ठा किया, तो ये आ गया m⁻a, और सेम टर्म्स अगर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे b + c × t⁻⁻2c। ओके, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि t दिखाई दे रहा है, यहाँ पे m और l दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई डायमेंशन के टर्म्स हमको नहीं दिखाई देते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी पावर 0 लगा के बैलेंस कर सकते हैं। m⁻0 का मतलब कि मास पे डिपेंडेंट नहीं है, तो चाहो तो आप 0 लिखो, चाहो तो आप कुछ भी ना लिखो। तो ये आ गया L⁻0 एंड t⁻1। अब हम लोगों के पास में एक रूल होता है कि अगर बेस सेम है, इफ बेस सेम देन powers must be same, powers must be same। तो इसका यूज करें, तो m की पावर LHS RHS से हमको एक पहली इक्वेशन मिल रही है, पहली इक्वेशन m⁻a m⁻0, इसका मतलब a की वैल्यू क्या मिली हमको, 0 मिली। दूसरी इक्वेशन से हमको यहाँ पे b + c l की पावर है और इस साइड में पावर 0 चल रही है। ओके, तो यहां से आपको क्या मिला रिजल्ट, कि b जो है उसकी वैल्यू c के अपोजिट होगी, नेगेटिव होगी। तीसरी इक्वेशन t⁻−2c, तो -2c, और ये LHS में कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, तो यह मिला 1। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि c की वैल्यू कितनी मिली, -1/2। अब c की वैल्यू को अगर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो b की वैल्यू क्या मिली, +1/2। तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको ये a मिल चुका है, c मिल चुका है, b मिल चुका है। तो हम लोग इन तीनों को उठा करके अपने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट कर लें। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, t = k टाइम्स ऑफ मास टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b की वैल्यू 1/2, और g टू द पावर c मतलब
-1/2। ओके, तो किसी पावर 1 जो 0 होती है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो k आ गया। l टू दी पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ l, और g की पावर -1/2 का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ g। तो यहाँ से आपके पास में t का फॉर्मूला क्या मिला, k, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा l/g। तो ये हमारे पास में एक डेराइव होकर के फॉर्मूला आ गया। अब कुछ लोगों को याद आ जाए कि हो सकता है सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा हो, तो सिंपल पेंडुलम में वी नो, आपको अगर याद है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, वी नो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई होती है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिला, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l/g। ये हमारे पास में फाइनली हम लोगों ने एक डेरिवेशन करके टी का फॉर्मूला निकाल लिया था। अब साइंटिस्ट बन गए, आपने ये देखा कि टाइम पीरियड जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब न्यूमिनेटर में लेंथ है। ये अलग बात है कि पावर 1 नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर है, और ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जी अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम होगी। तो ये हमारा इसका चौथा एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। आप लोग को मालूम है सेकंड पेंडुलम क्या होता है, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, 2 सेकंड लगेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक गया तो 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक गया 1 सेकंड में, तो 2 सेकंड का इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड पेंडुलम। ये सारे टर्म्स आपको मिलते रहेंगे आगे पूरे फिजिक्स में। ये बीच बीच में मैं इसलिए मिक्स करके बता देता हूँ, इससे क्या होता है कि हम लोगों का सोचने का तरीका और ज्यादा वाइडन होता है। न्यूमेरिकल्स हम लोग कॉम्पिटिशन लेवल के सॉल्व करने के लिए सोच सकते हैं। तो बीच बीच में जो पॉइंट्स मिलते हैं या कोई फॉर्मूला या कोई थ्योरी, वो इसी वजह से मैं बताता रहता हूँ। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ एप्लीकेशन के सेकंड पार्ट पे। इस टाइप के जो है फोर्थ एप्लीकेशन हमारा इंपॉर्टेंट भी है, और ये एप्लीकेशन हमारा कॉम्पिटिशन्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें किस टाइप से पूछा जाता है, देखिए, तो ये फोर्थ ए से कैसे मैच करेगा आपको सॉल्व करने से आइडिया लग जाएगा। एक न्यूमेरिकल लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ, अब आपसे कह दिया जाए कि इफ फंडामेंटल डायमेंशन आपने जो ली थी वो क्या क्या होती है, इफ फंडामेंटल डायमेंशन मास की m होती है, लेंथ की l होती है, टाइम की t होती है। इफ फंडामेंटल डायमेंशंस are fundamental dimensions are taken as g, अब आप कहेंगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दूसरा प्लैंक कांस्टेंट h। तीसरा स्पीड ऑफ लाइट c। तो ये आपका क्या चल रहा है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट h, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड दिस वन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपसे कहा गया है कि अगर फंडामेंटल डायमेंशन हम लोग g, h और c लें इन प्लेस ऑफ मास की डायमेंशन जो ये m थी, लेंथ की डायमेंशन जो l थी, एंड टाइम की डायमेंशन t थी, अगर हम m, l और t की डायमेंशन की जगह पे g, h, c ये फंडामेंटल डायमेंशन लें, तो अब आपसे पूछा जाए फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। आप कहेंगे कि मास की डायमेंशन तो m होती है। नहीं भाई, आपसे मास की डायमेंशन m नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया मास की डायमेंशन g, h और c के टर्म से पूछी गई है, क्योंकि ये इन्होंने बोला हुआ है कि इनको फंडामेंटल डायमेंशन लेना है। ठीक है, आपको मीनिंग क्लियर हुई। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे सबसे पहले, लेट डायमेंशन ऑफ मास, ये क्या है, तो हमने माना कि g और h और c के टर्म्स में लेना है। तो हमने कहा कि जो g है डायमेंशन, जैसे फोर्स का एमएलटी -2 होता है, तो m, l और t के टर्म्स में ले रहे थे। अब हमको किसके टर्म्स में लेना है, g, h और c के टर्म्स में। तो हमने एज्यूम करी कि डायमेंशन ऑफ मास वो चल रहा है, वो g टू द पावर x चल रहा है। हम लोग abc भी ले सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ c यूज किया है इसलिए नहीं ले रहे हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर यहाँ पे y ले ली हमने, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, उसकी पावर z ले ली। अब आपको देखो फॉर्मूला दिखने लगा, g टू द पावर x, h टू द पावर y,
एंड c टू द पावर z। तो ये हमारे पास में डायमेंशन ऑफ मास आ गई। अब आपको ये x y z की अगर वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ मास। तो आप खुद सोचिए कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछला वाला 4th ए में जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया वही सब कुछ है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, हम लोग को यहाँ पे डायमेंशन, अगर ये डायमेंशन आपने एज्यूम किया है, इसका मतलब LHS की डायमेंशन इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होगी, यही यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन जो अपनी जानते हैं वो लिखते हैं। तो LHS की डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन मास की क्या होती है, m होती है। सबको अपने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो m अब यहाँ पे नहीं दिया गया तो आप क्या करिए, l टू द पावर 0 ले लो, t टू द पावर 0 ले लो, और किससे मैच कराना है हमको, डायमेंशन ऑफ g टू द पावर x इंटू h टू द पावर y और c टू द पावर z। इसके यहाँ पे प्रोडक्ट की डायमेंशन से हमको यहाँ पे इक्वेट करना है। तो हमारे पास में क्या क्या है, पहले हम लोग वो लिखें, डायमेंशन ऑफ g। डायमेंशन ऑफ g क्या होती है, आपको याद होगा, ये फॉर्मूला के हम किस में मिलाते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास में डायमेंशन ऑफ g जो आएगी वो आएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मतलब m स्क्वायर से। तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन मैं निकाल के देख रहा हूँ पूरा, mlt टू द पावर -2, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। आर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाई मास स्क्वायर मतलब m स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में जो g की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ mlt जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, ये आया m टू द पावर -1, यहाँ पे आपके पास में l क्यूब, और ये आ गया आपके पास में t टू द पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ g। दूसरा डायमेंशन ऑफ h चाहिए जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आपको अगर मालूम होगा कि जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की वो होती है h इंटू न्यू। न्यू क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मालूम है कि जो होती है वो आपका 1 टाइम पीरियड होता है। तो इसका मतलब h की जो डायमेंशन लिखी जाएगी तो आप कहेंगे कि e की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे टाइम की डायमेंशन। तो हमारे पास में जो डायमेंशन h की जो मिल रही है, e की डायमेंशन मतलब एनर्जी, एनर्जी या वर्क सेम होता है। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन मिली ml2 t टू द पावर -2, और टाइम की डायमेंशन चल रही है यहाँ पे t, तो इसमें मल्टीपल किया तो हमारे पास में ये आ गया ml2 एंड t टू द पावर -1। ठीक है। तीसरा डायमेंशन ऑफ c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी डायमेंशन सिंपल LT-1, चाहे वो किसी की भी वेलोसिटी, सबकी डायमेंशन यहाँ पे निकाल ली हमने। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेट करने जा रहे हैं। तो इक्वेट करते समय डायमेंशन ऑफ मास को इक्वेट करने जा रहे हैं। तो आपके पास में ये आ गया m l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू g। तो g की टू द पावर x लिखा था, g की डायमेंशन में निकाल ली है -1 3 -2, -1 -2, और इसकी पावर क्या है, x है, -1 3 एंड -2। h की डायमेंशन हम लोगों ने क्या निकाली है, ml2t-1, इसमें मल्टीपल किया ml2t-1 टू द पावर y। ओके। तीसरा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसकी डायमेंशन LT-1 है, और इसकी पावर z। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करें, पहले m को इकट्ठा करते हैं। तो m की डायमेंशन क्या आ रही है, -1x का मल्टीपल हुआ तो ये आ गया -x, यहाँ पे m टू द पावर y हो गया तो पावर ऐड हो जाती है, प्लस y, इसमें m नहीं है तो इसको इतने पे छोड़ देते हैं। दूसरा l, यहाँ पे ये हो गया 3x, यहाँ पे +2y, और यहाँ पे l टू द पावर z, तो ये आ गया z। तीसरा टर्म t की पावर -2x, यहाँ पर -y, और यहाँ पर -z। ये दोनों साइड से डायमेंशन हमारी हमने लिख दी। तो ये m टू द पावर 1 है, l टू द पावर 0 है, t टू द पावर 0 है।
अब हम यहाँ पे सेम पावर सेम बेस है तो पावर भी सेम होगी। यहाँ से हमको कुछ इक्वेशन मिल रही है। पहली इक्वेशन मिल रही है माइनस एक्स प्लस वाई एम टू द पावर, इसको हमने 1 से इक्वेट किया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मिल रही है हमको यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन मिल रही है हमको -2x माइनस वाई माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि पहली इक्वेशन में x और y है, दूसरी और तीसरे में z है, तो इन दोनों से पहले हम लोग क्या करें, z को हटा देते। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस z कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करने से हमको यहाँ पे मिलेगा प्लस 3x माइनस एक्स पॉजिटिव x, और यहाँ पे मिलेगा हमको प्लस y, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर ये हम लोग 1 बोल दें, इसको हम लोग 2 बोल दें, इसको हम लोग 3 बोले। हमने अभी किया क्या है, हमने यहाँ पे 2 प्लस 3 किया है। अब हमारे पास में ये जो नई इक्वेशन आई है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करें तो आपको देखिए कि प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो एलएचएस में मिलेगा हमको 2y, आरएचएस में मिलेगा 1। तो y की वैल्यू क्या मिली, 1/2। y की वैल्यू 1/2 को उठा करके हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू मिलेगी -1/2। ठीक, अब x और y को उठा करके हम लोग इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या मिल रहा है, z की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है -3x माइनस 2y। तो इसमें पुट करते हैं तो z की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है ये हो गया, x की वैल्यू माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये आ गया 3/2 माइनस 2 इंटू 1/2, दैट मीन्स -1। 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू अगेन 1/2। तो आपके पास में x y z सबकी वैल्यू मिल गई। तो अब हम आपसे कहें कि डायमेंशन ऑफ मास, तो आप क्या बताएंगे, GHC। तो g टू द पावर x था, मतलब -1/2, h टू द पावर y था, ये +1/2, और c टू द पावर z था, दिस इज +1/2। तो ये हमारे पास में इसका आंसर निकल गया है। तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हमने एक असली में फॉर्मूला डायराइव कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में डायमेंशनल एनालिसिस का 4th का सेकंड एप्लीकेशन निकल करके आ गया। तो फाइनली हमारे डायमेंशन के एप्लीकेशंस कंप्लीट हुए। अब कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि क्या हम हर एक जगह पे फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला लिमिटेशन, हम लोगों के पास में जनरली जो है एम, एल और टी, तीन स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है। तो हम लोग यहाँ पे पहला लिमिटेशन बोलेंगे कि इफ फॉर्मूला डेरिवेशन में इफ देयर आर मोर देन 3 variables in formula derivation, फॉर्मूले डेरिवेशन में अगर आपके पास में 3 से ज्यादा वेरिएबल पर कोई क्वांटिटी डिपेंडेंट है, देन फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, तो 3 से ज्यादा वेरिएबल पे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट है तो आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैथ्स का रूल लग जाएगा उसमें। आपके पास में इक्वेशन तो बनेंगे 3, लेकिन वेरिएबल 4 हो जाएंगे अगर 4 वेरिएबल है। लेकिन इसके लिए आपका ट्रिक है, ये नहीं कि ऑलवेज ट्रू है ये लिमिटेशन। आप यहाँ पर ट्रिक लगा करके जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो किसी ट्यूब में अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है, जब आप लोग आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे, लिक्विड फ्लो करने पे यहाँ पे क्यू क्या होता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लक्स। और यहाँ पे अगर हम आपसे कह दें कि प्रेशर इसका यहाँ से यहाँ तक प्रेशर चेंज हो रहा है दोनों एंड पे, वो P है, लेंथ यहाँ पे L चल रही है, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी R चल रही है। ठीक है, और लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर डिपेंडेंट है।
तो क्यू आपको फॉर्मूला बताना है कि पी पे किस पावर पे डिपेंडेंट है, आर पे किस पे डिपेंडेंट है, ईटा पे कैसे डिपेंडेंट है, एल पर कैसे डिपेंडेंट। अब 4 वेरिएबल हो गए, तो 4 वेरिएबल में अपनी लिमिटेशन के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, लेकिन ये देखा गया कि अगर 4 वेरिएबल में से कोई 2 वेरिएबल को मिला के हम सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट कर लें, सपोज हम यहाँ पे पी अपॉन एल को एक ब्रैकेट लेकर के सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अब ये क्यू किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये 3 वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि P अपॉन L एक सिंगल क्वांटिटी की तरीके से ट्रीट होगा, या तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, पावर क्यूब लगेगा, कुछ भी लग सकता है। तो इसका मतलब कि Q हम लोग का जो फॉर्मूला डेरिवेशन होने के बाद निकल के आता है वो ऐसा आता है, पाई P R टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे पाई बाई 8 तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाला, और P अपॉन L को अगर हम लोग सिंगल वेरिएबल लेते हैं तो ये आपके पास में पावर 1 निकल के आ गया, R टू द पावर 4 आ गया दूसरा, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, तो ये आपके पास में सिंगल पावर एक, और दूसरा R टू द पावर 4 सेकंड वेरिएबल, तीसरा ईटा थर्ड वेरिएबल। तो इसका मतलब 4 वेरिएबल पर भी आपने फॉर्मूला डेराइव कर दिया, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन आपका जो है वो दिया गया है कि मैथमेटिकल कांस्टेंट्स की हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल कांस्टेंट्स डायमेंशन कैन नॉट बी फाउंड। तो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स की डायमेंशन नहीं निकाल सकते। अब आपसे कह दिया जाए कि इसकी डायमेंशन बताइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डायमेंशन नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपके पास में e टू द पावर x चल रहा है तो यहाँ पर x जो होगा वो आपका लेंथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल कांस्टेंट ओवरऑल जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, कोई ना कोई नंबर्स होते हैं। कभी आपने मैथमेटिक्स में ऐसा सुना होगा कि log x आपका जो चल रहा है वो kg में चल रहा है। ठीक है, तीसरी लिमिटेशन जो है, तीसरी लिमिटेशन यहां पर आ रही है कि अगर कोई फॉर्मूला डेरिवेशन में, फॉर्मूले में सपोज ये f है आपका, ये a में कोई टर्म ऐड हो गया, सपोज a प्लस बी टी स्क्वायर, हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी लिया था, सपोज सी एक्स अपॉन डी प्लस टी स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप का। तो ये जो एडिशन टर्म होते हैं इस तरीके के फॉर्मूले भी आप डेराइव नहीं कर सकते हैं। बस आप ये बता सकते हैं कि फोर्स आपका ए पे डिपेंडेंट हो सकता है, बी टी स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन एडिशन टर्म आप डायमेंशनल एनालिसिस के यूज करके नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस के सारे एप्लीकेशंस और सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से कनेक्टेड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जो कि एरर एनालिसिस है। एरर एनालिसिस स्कूल के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और आईआईटी इंजीनियरिंग वगैरह में भी दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एरर एनालिसिस लें। ओके, थैंक यू।